हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो आपने पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। सो वो वीडियो में मैंने एडवांटेज बताए थे कि डीयू में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डीयू में एडमिशन लेने के क्या घाटे भी हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, आप सभी जानते हैं कि हर बंदे में अच्छी और बुरी क्वालिटी दोनों होती हैं। सो डीयू में भी वही है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है हॉस्टल को लेके। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आउट ऑफ सिटी से आते हैं। मतलब सपोज डीयू आप सभी को पता है कि दिल्ली में बना हुआ है। बट जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो आउट ऑफ दिल्ली से जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनको हॉस्टल नहीं है। डीयू में हॉस्टल नहीं मिलता है पीजी को। ठीक है। और जो हॉस्टल है भी, जैसे हंसराज वगैरह में बॉयज हॉस्टल, वो यूजी वालों को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो अब वो लोग कहाँ रहेंगे? तो प्रॉब्लम क्या है कि उनको हॉस्टल वो देते नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, उनको पढ़ना है, डीयू में एडमिशन लेना है, तो बाहर क्या लेना पड़ेगा? रूम लेना पड़ेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम जो इसमें आ जाता है वो है फी को लेके। ठीक है। क्या फी को लेके? एक तो ऊपर से डीयू की फीस ही अप्रोक्स 20,000 रहती है। यदि आप हंसराज, मैं हंसराज वगैरह की बात कर रहा हूँ, हंसराज हिंदू। बाकी मुझे ये आइडिया नहीं है कि लोअर कॉलेजेस का फीस कितना रहता है। बाकी मैं, हाँ, उसको मेंशन नहीं करा, तो आप इसमें स्पेसिफिक रहे, आप ये ना कहें कि सर कम लग रही है। ठीक है। मगर हिंदू और हंसराज की तो 20-22 ही लग रही है। ठीक है। यदि आपने भारी होगी तो आपको पता होगा, राइट। तो बाकी कॉलेजेस का भी ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे बीएचयू का यदि देखा जाए तो आई थिंक 3,000 रुपये में सब कुछ हो जाता है ना। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस कि आपको पहले तो फी पे करनी है। एमएससी की 1 साल की फीस है ये 20,000 रुपये। ठीक है। और आउट ऑफ सिटी से यदि आप आ रहे हैं तो आपको रूम का रेंट भी देना है। ठीक है। और रूम का रेंट आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो, यदि मैं भी रहा था उस टाइम पे तो 5,000 रुपये पर मंथ लगता था। ठीक है। अभी तो और बढ़ा दो तो 7,000 तो मिनिमम है। और यदि किसी ने पीजी लिया तो आराम से ये 15,000 पर मंथ हो सकता है। ये केवल, जैसे सपोज देर आर टू टू चॉइसेस। यदि आप रूम लेते हैं, आपके पास दो चॉइस है। या तो आप 2-3 बंदे हो जाओ और रूम ले लो, या फिर आप पीजी ले लो। देखो, पीजी में सिंपल सा फंडा है, 13,000 से 15,000 पर मंथ लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको कौन सा लेना। और 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मतलब उनका रहता है कि 2 मंथ या 1 मंथ का एडवांस। तो आप समझो, अभी के अभी आपको 20,000 ये चाहिए, 30,000 ये चाहिए, मतलब 50,000 फीस चाहिए एट द मोमेंट, यदि आप डीयू में पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप रूम वाले हैं, रूम लेना चाहते हैं, 2-4 दोस्त मिल गए हो, और दिस इज द बेस्ट आइडिया इन माई ओपिनियन। आप 2-3 दोस्त बना लो अपने ऑनलाइन। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑनलाइन दोस्त सही होगा या गलत होगा, ये तो भाई बहुत दिक्कत का खेल है। बट जरूर ऑनलाइन बनाइए, जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है कि यदि आपने कोई रूम लिया, सपोज पहले तो मेरे टाइम पे 5,000 मिल जाता था, बट अभी आई डोंट हैव आइडिया कि कितने पे चल रहा है। सो आप मान के चलता हूँ 7,000 पे चल रहा है। यदि आपने दो दोस्त रख लिए तो 35 का हो गया, मतलब 3,500 का। ऐसे 3 रख लो। ठीक है। तो 3 दोस्त मेरे अकॉर्डिंग, 2 या 3 दोस्त आराम से रह सकते हैं। अब 10-12 मत रख लेना, वरना पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब प्लस रख लो। मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे यदि आप सिंपल सा खाना खाओगे तो करीब 150 से 200 रुपये आपको डेली चाहिए। मतलब यदि आप 5 स्टार होटल में नहीं खाना खाना चाहते हो। देखो, ये एक तो केवल रूम है, खाली, एकदम एम्प्टी रूम। एम्प्टी सेट देखा है? वही होगा वो, केवल दीवार है। ठीक है। पंखा आपका होगा, सब कुछ। बहुत सारे आजकल फैन देने लगे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि वो आप ही का होता है नॉर्मली। ठीक है। और 150 से 200 रुपये पर डे इन दिल्ली आपको चाहिए खाना खाने के लिए। आपका खुद का शहर नहीं है, ये दिल्ली है। ठीक है। आपको एक टाइम का खाना खाने के लिए 60 रुपये एटलीस्ट चाहिए एक थाली के लिए। ठीक है। तो 180 तो यही हो गया। अब भाई 20-30 रुपये तो रख लो, मन करता है आइसक्रीम गर्मी वगैरह में कुछ खाने का, तो ये नॉर्मल है। तो आप ये समझ लो कि मतलब मैं मिनिमम मिनिमम कितना भी आप करोगे ना, तो ये समझो 20,000 रुपये तो आपका फीस हो गया, और 10,000 रुपये आपका रेंट हो गया। तो ये आपका फायदा हो जाता है कि 10,000 रुपये जो है पर मंथ पड़ता है। बाकी यहाँ पीजी में आपको क्या है ना, आपको कोई झंझट नहीं है, कुछ बनाना नहीं है। यहाँ पे 13 से 15,000 रुपये, आप बस जाओ, उठ के खाओ, फिर सो जाओ, पढ़ लो,
मतलब वहाँ कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है 13 से 15, बट यहाँ पे आपको बहुत मारा मारी करनी पड़ेगी 10,000 में भी, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करने लगती है, राइट। बट वेरी सून आप लोग कमेंट करना कि अर्निंग के लिए कुछ वीडियो मैं आपको बनाऊं कि नहीं, हम लोग कैसे अर्निंग करते थे जब मैं रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर एक कमेंट करें कि सर बनाएं, तब मैं बनाऊंगा अर्निंग के ऊपर, ठीक है। एक बढ़िया सा वीडियो है कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं जितना आपने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे, ठीक है। कैसे अर्निंग दिल्ली में आप कर सकते हैं, ओके। दिल्ली में ही नहीं, आप किसी भी सिटी में कर सकते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यदि आपके पास लैपटॉप है देन यू कैन, ओके। और कुछ नहीं चाहिए, और मतलब हाँ पढ़ाई तो चाहिए, होशियार होने चाहिए, होशियार नहीं होगे तो खत्म, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब आपको बात करते हो तो जैसे ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो 1 साल का फीस यदि आप देखें ना, तो करीब 1.5 लाख रुपए बनता है DU में, ध्यान रखना। 10,000 रुपए ये, पर वही है कि 1.5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं जाता इसलिए लगता नहीं है। वैसे 10,000 देखो नॉर्मली आप घर पे भी रहते हो तो 2-4 हज़ार रुपए तो खर्च होता ही है, ठीक है। तो 10,000 मतलब पता नहीं पड़ता, यदि आप थोड़ा बहुत कमा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा है बस, बाकी 20,000 रुपए एकदम में आपको फीस देनी पड़ेगी 1 साल में, बाकी कुछ नहीं है। और ये यदि आप हंसराज वगैरह से पढ़ रहे हो तो ये जो रिफंड भी आ जाता है, ठीक है। इस पे भी वीडियो आप चाहेंगे तो जरूर बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो सेक्शन का आता है। अब ये आप कहोगे ये सेक्शन क्या चीज़ है। देखो जब आप DU में जाते हो ना, DU में नॉर्थ में 4 सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन A, B, C एंड D। मतलब जैसे अदर कॉलेजेस में देखा जाए तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, बट DU में ऐसा नहीं है। DU में सीट्स आपको पता है अराउंड 450 है, तो 450 बच्चों को एक क्लास में बैठाना आसान नहीं है, इसलिए वो डिवाइड करते हैं। ये 450 पूरे बच्चे नॉर्थ में नहीं आते, अराउंड 80 बच्चे आपके करीब साउथ में जाते हैं। तो साउथ का जो देखो, साउथ में ये फायदा है कि साउथ में कोई सेक्शन नहीं है, साउथ में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बट नॉर्थ में आपके 4 सेक्शन है, और नॉर्थ में आप ऐसे समझ लो 350 बच्चे करीब आपको पढ़ना है। तो इनको बांट दिया जाता है, ठीक है, 4 भाग में, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हर सेक्शन को दिए जाते हैं, किसी के टीचर अच्छे होते हैं, किसी के टीचर नहीं होते हैं। सो दिस इज द लाइक आपके भले ही अच्छे नंबर है और आपको हो सकता है अच्छा टीचर नहीं पढ़ा रहा हो, तो देर इज सो मच पॉसिबिलिटी। तो ये आपको भी नहीं पता कि आपका जो कॉलेज है वो किस कैंपस किस सेक्शन में रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। सपोज जब मेरे टाइम पे था तो हिंदू वाले बच्चों को एक ऐसे टीचर मिल गए थे जो पूरे पूरे जिंदगी भर मतलब लाइक पूरे साल परेशान किया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आगे एक और ड्रॉबैक है उसमें बताऊंगा कि टीचर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक बहुत तंगड़ा है। यदि आप हिंदू में भी हैं और आप ये सोच रहे हैं भैया हिंदू कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। हिंदू कॉलेज सपोज कहीं पे भी रखा है, किसी सेक्शन, सपोज एक सेक्शन में रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो D सेक्शन में था मेरे टाइम पे, तो D सेक्शन में रखा है, तो आप खुद सोचो उसमें एक टीचर अच्छा नहीं मिला तो आपकी चौपट हो गई लुटिया, आपके अच्छे मार्क्स लाने का कोई फायदा नहीं रहा। और जबकि हंसराज वाले को एक अच्छा टीचर मिल गया। सो क्योंकि हुआ क्या था कि उस टाइम पे एक टीचर थे प्रोफेसर, उनका ट्रांसफर हो गया था या उन्होंने लीव कर दिया था, आई डोंट नो, बट वो छोड़ गए थे बीच में ही। आप PhD स्टूडेंट पढ़ा रहा था, आप समझ रहे हो। तो देर इज सो मच डिफरेंस, ये पॉसिबल है DU में, ठीक है। तो ये सेक्शन वाला चीज मेरे को ड्रॉबैक लगता है। आप खुद सोचना आपको लगता है यानी आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है ये एक डिसएडवांटेज है। सबको साथ में पढ़ना चाहिए बट वो भी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 450 बच्चे एक कमरे में बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब करना तो नहीं ऐसे ही पड़ेगा, बट दिस इज नॉट राइट। या तो आप सारे टीचर्स उस लेवल के लेके आओगे जिस किसी को ये ना लगे कि भाई मेरे को कम लेवल का मिल रहा है, सामने वाले को दूसरा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ओके। तो इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नॉर्थ वर्सेस साउथ। तो ये बेसिकली मैं पूरा वो नहीं करने जा रहा, बट आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बच्चे नॉर्थ मिलता है ना जिनको, उनको टॉप क्लास टीचर मिलते हैं, बट साउथ में ऐसा नहीं है। यही इसका प्रॉब्लम है। साउथ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही मोस्टली मिलेंगे या PhD स्टूडेंट मिलेंगे जो कि अपना 4th ईयर में होंगे या फिर लाइक दैट। बट यहाँ पे आपको असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर मिलेंगे, HOD पढ़ाएंगे आपको, जो कि साउथ में नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसीलिए सब लोग प्रेफर करते हैं कि आपको नॉर्थ लेना चाहिए, ठीक है। यदि आप नॉर्थ लेते हैं तो फायदा क्या है पता चल गया ना, आपको टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, जिनके अंडर लोग PhD कर रहे हैं वो फैकल्टी पढ़ाती है, एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, HOD पढ़ा रहे होते हैं, आप समझ रहे हो। और डीन ऑफ डिपार्टमेंट भी रुचि मैम अभी शायद चल रही हैं, आई थिंक यदि चेंज हो गया आई एम सॉरी, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्म कौन है अभी। बट HOD जो आपकी डिपार्टमेंट की HOD होंगी वो भी आपको नॉर्थ में ही पढ़ा रही होंगी, समझ में आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे लोग नॉर्थ को प्रेफर करते हैं नॉट ए साउथ।
ठीक है, ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि सब भाई डीयू का पेपर दे के आ रहे हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि थोड़े कम मार्क्स में मिल रहा है, बट इसे मैं ड्रॉबैक मानता हूँ। ठीक है, और एचओडी भी, क्या हर एचओडी सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाती नहीं है। एचओडी भी का भी एक प्रेफर खुद का सब्जेक्ट है। अब वो एक ही सेक्शन तो पढ़ा सकती हैं, चारों तो पढ़ाएंगी नहीं। तो आप एचओडी का भी फायदा नहीं उठा सकते, नोट्स में भले ही रहो। ठीक है, तो देर इज सो मच लाइक, ये चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये मैं खुद पढ़ा हूँ इसलिए फील करिए, बाकी आप बताना कि आप भी फील करोगे या नहीं। नेक्स्ट, फ्यू टीचर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। मैंने फ्यू लिखा है, ध्यान रखना, नॉट ऑल। कुछ टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने टॉप लेवल होंगे कि आपको लगेगा यार मैथ ये होता है। मैथ वो नहीं होता जो हम अभी तक पढ़ के आए, मैथ ये होता है जो हम पढ़ रहे हैं। बट कुछ टीचर ऐसे पढ़ेंगे जिनको आपको क्लास लेने का मन ही नहीं करेगा। वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं क्लास में। ठीक है, सो मतलब कभी कभी तो ये लगेगा कि यार क्यों आ गए एमएससी में, उनकी वजह से। बट इनकी वजह से ये लगेगा यार सही आए, कम से कम मैथ तो पता चला होता क्या है। सो दिस इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक। मतलब हाँ यार, पॉजिटिव साइड है। मतलब ये सब लोग, हो सकता है कमेंट में आप लोग ये बोलो कि सर 100% तो कोई अच्छा नहीं होता, तो ठीक है, बट यू आर इन ए टॉप यूनिवर्सिटी। डीयू एक टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो भाई सब टीचर अच्छे हो। यदि हमें यही चाहिए होता तो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कुछ टीचर अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वहाँ 70% टीचर नॉर्मल होते हैं, बट यहाँ पे आपको 70% टीचर टॉप मिलेंगे, 20 to 30% मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हर एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 आपकी 4 क्लासेस होंगी डीयू में, तो उसमें से एक टीचर, एटलीस्ट एक टीचर तो होगा ही होगा ऐसा जो अच्छा नहीं होगा। मतलब होते वो टैलेंटेड हैं, पढ़ाते नहीं है, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्यों। ये एक टीचर हमेशा एक सेमेस्टर में आपको मिलेगा। मेरे को तो चारों में मिला था, एक एक मिला था। ठीक है, बट आप देखना, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, बिकॉज वो बहुत बड़े प्रोफेसर है। ओके, और राइट नाउ बॉस, मतलब ये मत सोचना कि वो प्रोफेसर हल्के मलके हैं। वो इन जितने अच्छे प्रोफेसर है ना, उनसे बहुत तंगड़े हैं। उनके अंदर कम से कम आई थिंक 5 से 10 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, तो हल्के मत लेना उनको। बट मुझे नहीं पता वो क्लास में क्यों नहीं पढ़ाते। पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हैं, आपको नेट के लिए गाइड कर देंगे, आपको पीएचडी में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब बता देंगे, क्योंकि उनके अंडर पीएचडी चल रही है, और सबसे ज़्यादा पीएचडी उन्हीं के अंदर चल रही है, बट वो नहीं पढ़ाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। आप उनकी क्लास में जाओगे भी रुष्ट नहीं होगे, मार्क्स सबको दे देते हैं। चलो अभी मार्किंग स्कीम पे भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक ड्रॉबैक मैं मानता हूँ, डीयू का ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है तो एक्सपेक्टेशन हमारी हाई होती है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। और मैं आप सभी से कहूँगा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेके नहीं जाए, वरना बहुत पछताएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी को सोच समझ के जाएं, तो आप बहुत अच्छा खुश रहेंगे और बढ़िया चलेगा सब कुछ। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे ना, डीयू में ये होगा फुल बरसिंग, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में सब पॉइंट लिख के लाया हूँ, तो 1 मिनट रुको, ये थोड़ा फोन क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट है कैंपस इज नॉट गुड। मतलब एज कम्पेयर टू, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने बीएचयू से कंपैरिजन किया था, वीडियो आई बटन पे मैं डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में डाली हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सीयूटी पीजी काउंसलिंग, उसमें सब चीज़ें डाली हुई। कैंपस जैसे बीएचयू का है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा। डीयू में आपको दिखेगा तक नहीं। गेट से घुसोगे सामने क्लासेस है, कैंपस कुछ नहीं है। एक छोटा सा गार्डन बना दिया, उसमें बैठते हैं 10 लोग, बैठेंगे गार्डन भर जाता है, और 300-350 लोग पढ़ रहे हैं। गर्मी के मारे हालत पतली हो जाती है। ठीक है, आपको क्लासेस ढूंढने पड़ेंगे, भैया कोई क्लासेस बंद चल रही हो तो उसमें बैठ जाए इसी में। गर्मी में इतना हालत पतला हो जाता है। तो कैंपस तो भाईयाद है, एकदम एकदम भाईयाद है। ठीक है, मतलब कोई दीन का कैंपस नहीं है, बट हाँ पढ़ाई एकदम टॉप क्लास है, कमरे एकदम टॉप क्लास है, एसी लगे हैं तो सब बच्चे कमरे में घुसे रहते हैं। ठीक है, वो क्योंकि एसी है सब कुछ बाहर, बट एसी से यार बीमारी का भी खतरा होता है, आपको पता है। तो कम से कम एनवायरनमेंट तो होना चाहिए बढ़िया, वो डीयू में है नहीं। पेड़ आपको दूर दूर तक बड़ा पेड़ दिखेगा नहीं। ठीक है, सो मतलब बहुत सारे कैंपस तो है ही नहीं, बिल्कुल माँ बाहियत कैंपस है। आपको मतलब बीएचयू, इसलिए मेरे को बीएचयू ज़्यादा पसंद है और एसयू ज़्यादा पसंद है। भले ही मैं डीयू से पढ़ा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी है, बट ठीक है, बट कैंपस के नाम पे जीरो, मतलब मैं नेगेटिव में नंबर दूँ इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिलेबस। देखो मुझे अदर सब्जेक्ट का तो पता नहीं, बट मैथ का सिलेबस बहुत टॉप क्लास है। टॉप क्लास इन द सेंस, आप सोचो क्या है वो सीएसआई नेट में हेल्प करेगा? भाई आप देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नेट में हेल्प नहीं कर रहा, बट यस पूरी पीएचडी में आपको ये सिलेबस हेल्प करेगा। ठीक है,
जो सिलेबस रखा गया है ना, उससे आप अपनी पीएचडी से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं। इट्स वेरी गुड। लाइक मतलब ये समझो डीयू एक बड़े बड़े आईआईटी को टक्कर दे रही है, ठीक है। सिलेबस ऐसा है कि आप एक बार पढ़ लो तो शायद पीएचडी बहुत अच्छी करो, और अच्छे आईआईटी आईएससी से करो, क्योंकि नॉर्मल आईआईटी से आप कर भी नहीं चाहोगे। सिलेबस ये ऐसा है, आपकी लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सिलेबस बहुत टॉप क्लास है। यस, यदि टॉप क्लास है तो आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और यदि वो सिलेबस टॉप क्लास है और आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, तो मार्किंग कैसी है? मार्किंग बहुत घटिया है, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे अभी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिलेबस बहुत हार्ड है। मतलब यहाँ मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, मैं इसलिए हार्ड बोल रहा हूँ जिससे आप खुद सोच के हार्ड जाएं, तब आपको इजी लगेगा। मतलब किसी मैं कह दूँ सामने पहाड़ है, तो आप उसी मानसिकता से जाओगे कि भैया पहाड़ तोड़ना है, और सामने पत्थर निकला है तो खुश हो जाओगे। तो वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत हार्ड सिलेबस है। अब आप सोच के जाएंगे यदि हार्ड है भाई, तो आप शायद कर जाएंगे, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं है जिससे आप मर जाओ, मरने नहीं देंगे वो, जिंदा रखेंगे आपको, और आपको सब समझ में भी आएगा। बस वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि थ्योरम्स बहुत रहती है एमएससी में, तो हमें ध्यान नहीं रहता भाई ये कौन सी थ्योरम में कौन सा था। तो वो अपना स्किल डेवलप करना कि कैसे पहचाने कौन सी थ्योरम पूछी गई है और क्या लिखना है, ठीक है। याद करने में कभी मत जाना। दिस इज माई टिप। सो नेक्स्ट एंड लास्ट, मार्किंग। सब लोग पूछते हैं सर मार्किंग कैसा है। देखो यार, इंटरनल्स एंड फाइनल एंड प्रैक्टिस टेस्ट कुछ सब कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं दो पार्ट पे बात करता हूँ, एक 70 मार्क्स वाले पे, एंड जो एक आउट ऑफ बहुत सारे टेस्ट होते हैं उनका 30 इंटरनल जुड़ता है वो, ठीक है, इन हाउस, जिसको हम इन हाउस कहते हैं, ठीक है। तो 30 मान लेते हैं, क्योंकि 30 और 70 का ही होता है, वो मैं एडिशन करके बता रहा हूँ, अब अलग अलग होते हैं वो बात अलग है। तो देखो 70 में से हर आदमी 50 ला सकता है। 70 लाना आसान नहीं है। 70 में तो 50 लाना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं इस पूरे सिलेबस में क्या आने वाला है। इस पेपर में क्वेश्चन आप आई थिंक 7-8 ही होते हैं, बट 50 नंबर लाना आसान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ, अब आप ये सोचोगे सर कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 8 नंबर तक का क्वेश्चन होता है। जब इनहाउस की बात करते हो तो आई थिंक उसमें भी शायद 5-6 नंबर का होता ही है। तो 8 नंबर वाले आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जिससे आराम से आप 32 क्वेश्चन बना सकते, 32 नंबर बना सकते हो। और एमएससी में ये फायदा है डीयू में कि टॉप थ्योरम बेसिकली ज़्यादा आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरम नॉर्मली आपको मिल जाएगी यदि आप करके जाओगे। तो ये टिप है, ठीक है, ये टिप्स है आपके लिए। सो इसका आप ध्यान रखना। तो 50 नंबर तो बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लोग बनाते हैं, 70 में 70 भी बनाते हैं, ऐसे बच्चे होंगे, उनसे आपको कंपेयर नहीं करना अपने आप को। देखो एमएससी में अपने आप को कंपेयर मत करना, वरना घुस जाओगे नीचे, ठीक है, और दिमाग हो जाएगा दही। उससे क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो सिंपल आपको फोकस करना है कि भाई 50 नंबर पहले आए, जब 50 आने लगे तब फोकस करना है कि 60 आए, और इसमें खुश हो जाना, क्योंकि इतना सफिशियंट है। 70 में 70 गॉड गिफ्टेड बच्चा ही लाता है उधर। 30 की बात करते हैं, देखो 30 में से 25 आराम से लाए जा सकते हैं, और 20। और एक बात और बता दूं, ये 30 वाले मार्क्स में ही सब लोग अपने मार्क्स बनाते हैं। 70 वाले पे कभी मत सोचना कि मैं फाइनल में मार्क्स बनाऊंगा, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ला सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। बट मैंने हमेशा, जब भी मेरी सीजीपीए रही है, मेरी सीजीपीए अभी 9+ है। शुरुआत में पहले सेमेस्टर में 9.75 थी, बट थोड़ी गिर गई बाद में। आपको ही पता चलेगा जो हंस रहे हैं अभी इस टाइम पे कि क्या होता है, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में ये था, अरे इतना बढ़िया सिलेबस बाद में जब 4th सेमेस्टर आया तो खून के आंसू रुला दिए इन्होंने, तो उस वजह से थोड़ी गिर गई। बाकी बहुत अच्छी सीजीपीए चल रही थी इन द एंड, बट ठीक है। तो जितना मैंने अपनी सीजीपीए बनाई है उसमें मेरा यही मानना है, देखो मेरे इंटरनल्स में 2 बार 30 में से 30 भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 30 में से 30 भी लाए जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही आपके पेपर होते हैं, तो आपको पूरा रहता है। क्योंकि देखो आपको आपसे मैं कहूँ भाई 1.5 चैप्टर से टेस्ट लेना है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप पूरा पढ़ दो और अच्छे से पढ़ लो। बट मैं अभी कहूँ पूरे बुक से लेना है, तो आसान नहीं है ना यार। सब पढ़ लो और सब बढ़िया तरीके से मतलब याद करके, और सब जो जो जैसे जाता है। याद करने का सेंस यहाँ पे वो है कि समझ गए, ठीक है। ये रट के कोई तो पास हो ही नहीं सकता एमएससी में, ठीक है। तो इंटरनल्स में पॉसिबल है 30 में से 30 ला जाए, लोग डालते भी हैं। 70 में से 70 लाना मेरे हिसाब से मेरे कभी नहीं आए, तो मैं कभी, आप लोग ला सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं है लाए नहीं है, मेरे साथ का स्टूडेंट है जो उस टाइम का टॉपर था, मैं नहीं था, वो लाया है, ठीक है। 2 बार लाया, 1 बार नहीं लाया, तो लाए जा सकते, ठीक है। बट 30 में से 30 तो मैं भी लाया हूँ, ठीक है। तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं लाया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लाए जा सकते, बट 70 में से लाना आसान नहीं है। तो ये आप
एवरेज भी करें ना, देखो 70 से 70 लाना आसान नहीं होता है, बट आप एवरेज करो ना। यहाँ से मैं यदि 25 ले लूँ और यहाँ से यदि मैं चलो 60 भी नहीं लेता 55 ले लूँ, तो कितना बन रहा है? 5 5 10, मतलब कितना, 55 60 80, भैया 80 नंबर आउट ऑफ 100 बन रहा है। मतलब आपकी 8, क्योंकि अब तो आपको पता होगा सीजीपीए इंटू परसेंटेज में 10 का कर दिया है, तो डायरेक्ट आपकी 8 सीजीपीए बन गई। 8 इज नॉट बैड इन एमएससी, समझ रहे हो? यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 बन रही है, इज नॉट बैड, बट फर्स्ट सेमेस्टर में खींची जा सकती है और 9 पॉइंट से ऊपर ही जाती है नॉर्मली, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। बाद में ये प्रॉब्लम आएगी आपको, तो वो आपको खींचनी है और बढ़िया से करना है, ठीक है? तो ये मार्किंग स्कीम में अब हाँ ये बता देता हूँ, टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे मार्किंग देते हैं नहीं, तो नो, ठीक है? छोटी छोटी गलतियों पे आपके बहुत सारे नंबर कटेंगे, और ये होता है। आप थ्योरम मेंशन नहीं करेंगे, कटेगा मार्क्स। मेरे 2 3 बार 30 आने से, एक मैम है उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो मेरे को साफ बोल दिया मुंह पे, तुम वही हो ना जो बहुत क्वेश्चन पूछते थे क्लास में, ठीक है? और जानबूझ के मार्क्स काटा है, ठीक है? ठीक है, 2 मार्क्स काट दिया, बस थ्योरम मेंशन नहीं करी थी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स केवल थ्योरम मार्क्स, मतलब उस टाइम मेरे इंटरनल्स में 28 आए थे, और डिफरेंशियल का पेपर है, मैं आपको और बता दूं, ठीक है? तो 2 मार्क्स केवल मेरे इसलिए वजह से काटे थे क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, और उनको बहुत परेशान किया था मैंने, मतलब परेशान इन द सेंस क्वेश्चन इतने पूछ रहा था कि वो परेशान हो गई थी मेरे से। एंड सेकंडली उन्होंने जानबूझ के, मतलब या तो दुश्मनी निकाल रही थी क्या, बट -2 मेरे मार्क्स करे। मैं ये सोचता हूँ वहां -1 होना चाहिए था, ठीक है? और दूसरी चीज ये, ड्यू के प्रोफेसर एक बार मार्क्स काट दें और आपने बहस कर ली, तो शायद ये -3 हो जाएगा, -1 तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो मार्किंग स्कीम बहुत टाइट है ड्यू में, बहुत टाइट। मतलब ये, मतलब यदि आप एवरेज पूछेंगे तो करते क्या, वो फेल किसी को नहीं करते, 4 सीजीपीए दे देते हैं। ये सबसे बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट है कि आपको लोग कहते हैं भैया मुझे फेल कर दो, वो फेल नहीं करेंगे, वो आपको 4 सीजीपीए दे देंगे, आप घूमो फिरो, या 5 दे देंगे, समझ रहे हो? तो मतलब वो कहते हैं ना तो जी सकते हैं ना मर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में छोड़ देंगे कि आपकी सीजीपी कोई मतलब नहीं रहेगी, आपकी एमएससी डिग्री बेकार हो जाएगी। तो थोड़ा पढ़ना अच्छे से, बाकी ये डिसएडवांटेज हैं सारे, तो इस बात का आप ख्याल रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।